4.5 एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4.5 एक्सरसाइज में देखो, तुम लोगों के पास एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा टॉपिक है, दैट इज़ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, जो कि काफ़ी सिंपल भी है, एज सच कोई कठिन नहीं है ये चीज़ आप लोगों के लिए। द वर्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब ये जो वर्ड है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को सीपी कहा कहूँगी, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि सीपी मतलब मैं क्या कह रही हूँ। बट एग्ज़ाम हॉल में आपको ये चीज़ पूरी की पूरी करनी है। ओके, चलो। तो पहले तो हमको ये समझना है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है। अगर आपको मीनिंग समझ जाएगा ना, तो इस एक्सरसाइज के सवाल करना एंटायर एक्सरसाइज में से सबसे आसान होगा। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए हम लोग कोई भी तीन एंटाइटीज़ को लेटस कंसिडर करते हैं कि लेट, ठीक है, मान के चलते हैं हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं, वी हैव 3 क्वांटिटीज़। अब तीन क्वांटिटीज़ के नाम पर आप ए ले सकते हो, आप बी ले सकते हो, आप सी ले सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ई, जो लेना है लो। अब ये जो तीन क्वांटिटीज़ मैंने ली है ए बी सी, अगर 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 मैं पहली वाली का रेशो दूसरी वाली के साथ लेती हूँ, पहले वाले का रेशो मैं दूसरे वाले के साथ लेती हूँ, यानी कि ए अपॉन बी, और उसके बाद अगेन जो दूसरा वाला है उसका रेशो मैं लेती हूँ फिर से तीसरे वाले के साथ, यानी कि बी अपॉन सी। और अगर मान के चलते हैं ये दोनों के दोनों रेशोज इक्वल आ गए, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि यस, जिन तीन चीज़ों को आपने लिया था, वो जो तीन क्वांटिटीज़ से आपने बातचीत शुरू की थी, ये तीन क्वांटिटीज़ आप लोगों की क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, यानी कि सीपी में है। ये हम कहते हैं, ठीक है, कि वो जो तीन क्वांटिटीज़ हैं आप लोगों की कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, यानी कि कैसे हैं, सीपी में है। ओके, अब ये हो गई इन जनरल तीन क्वांटिटीज़ की बात। अगर मान के चलते हैं आपके पास तीन के बदले 5 क्वांटिटीज़ होती, ठीक है, कोई भी आप 5 क्वांटिटीज़ ले सकते हो जैसा आपका मन करे। फॉर एग्जांपल लिया मैंने पी क्यू आर एस टी, मुझे इनको लिखना है, मुझे इनको लिखना है सच दैट कि ये सीपी में होने चाहिए। तो कैसे लिखा जाएगा, देखो पी का रेशो क्यू के साथ, अब जिस क्यू वाले के साथ आपने चीज़ों को एंड किया है उसी क्यू के साथ नेक्स्ट रेशो की शुरुआत करेंगे, अपॉन में आ जाएगा आर। जिस आर के साथ आपने चीज़ों को एंड किया है उसी आर के साथ चीज़ों की शुरुआत करेंगे, फिर आर के बाद नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा, एस, तो अपॉन में एस। जिस एस के साथ आपने रेशो को ख़त्म किया है उसी एस के साथ चीज़ों को शुरू करेंगे, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जिस एस के बाद आप लोगों ने नीचे में क्या लिख देंगे, टी, ऐसे। मतलब इनडायरेक्टली जिस चीज़ के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं उसी वाली चीज़ के साथ देखो वापस से चीज़ों को ऊपर शुरू किया जा रहा है ना। ये ऐसे होता है। तो ये मीनिंग होता है आप लोगों के कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का, ठीक है। इस तरीके से कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की चीज़ों को समझा जाता है। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल। अगर मैंने कहा कि एक नंबर्स है, मैंने आपको 3 नंबर्स दिए 6, 12, 24 आर इन सीपी, देन राइट डाउन। तब आप इसका रेशो फॉर्म लिखिए, देन राइट डाउन इट्स रेशो फॉर्म। आप इसका क्या लिख के दीजिए, रेशो वाला जो फॉर्म है वो आप लिख कर दीजिए। तो आप इसका रेशो वाला फॉर्म कैसे लिखेंगे, जो पहला नंबर है वो अपॉन दूसरा नंबर, जिस दूसरे नंबर से आपने चीज़ों को रोका है उसी दूसरे नंबर के शुरू करके आखिरी वाला, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इस टाइप के बहुत सारे छुटपुट छुटपुट सवाल तुम लोगों को पेपर में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि
आपको इस तरीके से सवाल पूछ लेगा कि फाइंड करो m की वैल्यू अगर 7,14, आर इन CP। मतलब वो आपको पहले से बोल रहा है कि देख भाई, जो मैं तेरे को 7 दे रहा हूँ, मैं तेरे को जो 14 दे रहा हूँ, और 14 के बाद जो मैं तुझको m दे रहा हूँ, ये सारे के सारे नंबर्स CP में है। ये आपको वो पहले से कह रहा है, ठीक है, ये वो आपको पहले से कह रहा है। तो जैसे ही आपको किसी ने ये बताया कि ये वाला नंबर एंड वो वाला नंबर CP में है, तुरंत आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, ठीक है, तुरंत आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इनको प्रपोर्शन वाले फॉर्मेट में लिखें। इनको कौन से वाले फॉर्मेट में लिखें? इनको प्रपोर्शन वाले फॉर्मेट में लिखें, है ना, इनको प्रपोर्शन वाले फॉर्मेट में लिखें। तो प्रपोर्शन वाला फॉर्मेट बताओ कैसा हो जाएगा? ठीक है, प्रपोर्शन वाला फॉर्मेट कैसा हो जाएगा? 7/14। फिर जिस 14 से आपने चीज़ों को रोका है उसी को आप वापस से लिखेंगे इक्वल टू के बाद, राइट, और अपॉन में m, ये ऐसे। अब तो क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे हिसाब से बहुत आसान है, चीज़ों को सिर्फ क्रिस क्रॉस करना है। तो 7m इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 14, सो देयरफॉर 7m इक्वल टू, प्लीज़ ऐसा मत करना कि 14 इंटू 14 196 लिख रहे हैं। कभी भी कैलकुलेशंस कंप्लीट नहीं करनी चाहिए, हमेशा कैलकुलेशंस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए आगे के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज 14 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है, अपॉन में आएगा 7। फिर आप देखो काटो तो देखो ये कट रहा है, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। अब जो आपके पास चीज़ें बच गई है ना, उन बची हुई चीज़ों को अब आप लिख दो कि m इक्वल टू 14 इंटू 2 दैट इज 28, और अब आप लास्ट लाइन लिख दो जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज 8, ठीक है, जो आपको m दिया गया है उसकी वैल्यू 8 है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने क्वेश्चन में अभी m बोला है तो आप भी क्वेश्चन में m कहेंगे। हो सकता है कल को क्वेश्चन में p लिख कर आ जाए, हो सकता है कल को क्वेश्चन में z लिख कर आ जाए, कुछ भी लिखकर आपसे पूछा जा सकता है ना। अच्छा, तो अभी इसी टाइप के और सवाल आएंगे। बस जब भी ऐसा कभी देखने को मिले कि 3 क्वांटिटीज़ आपको बोली जा रही हैं, ठीक है, 3 क्वांटिटीज़ आपको बोली जा रही हैं और आपको बोला जाए कि उन तीनों क्वांटिटीज़ को CP में दिया हुआ है, तो आपको तुरंत आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि भैया इन लोगों का जो तीसरा है वो मुझे फ्रैक्शन के फॉर्म में, रेशो के फॉर्म में वो लिख देना है। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट नोट है, जो इम्पॉर्टेंट नोट तुमको पता होना चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट नोट कुछ इस प्रकार से है। नोट नंबर 1 सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि ये जो हमने वर्ड का प्रयोग किया कंटिन्यूड प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इज ऑल्सो नोन एज आप लोगों का मीन प्रपोर्शनल, ठीक है, इसका एक और नाम होता है, इसे हम लोग कहते हैं मीन प्रपोर्शनल, मीन प्रपोर्शनल के नाम से जाना जाता है, राइट, ओके। अभी जैसे अगर ये मीन प्रपोर्शनल के नाम से जाना जाता है तो क्या मीन प्रपोर्शनल वाले टॉपिक से क्या कोई क्वेश्चन आ सकते हैं? डेफिनेटली आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फाइंड मीन प्रपोर्शनल, ठीक है, फाइंड मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9, 4 एंड 9 के बीच का मीन प्रपोर्शनल ढूंढ के दीजिए। बिटवीन बोला है ना, बिटवीन मतलब ऐसा एक नंबर ढूंढो 4 और 9 के बीच का, ठीक है, 4 और 9 के बीच का एक ऐसा नंबर ढूंढो जिस नंबर को रखने से तीनों के तीनों CP हो जाए, ठीक है। मीन प्रपोर्शनल का मतलब ही है उन दोनों के बीच का आप एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको रखने की वजह से वो तीनों के तीनों क्या हो जाए? CP हो जाए, राइट, उनके बीच का ढूंढना है। तो ये कॉमन सेंस कह रहा है कि पहले 4 आएगा, फिर बीच का वो अननोन नंबर, मिस्ट्री नंबर जिसे हमें ढूंढना है वो आएगा, और फिर 9 आएगा, है ना। सो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि लेट x बी द, ठीक है, मीन प्रपोर्शनल, मैं शॉर्ट फॉर्म में MP लिख रही हूँ, आपको नहीं करना है।
अच्छा, बिटवीन 4 एंड 9, 4 एंड 9 के बीच का जो मीन प्रोपोर्शनल वो है x। अगर ये मीन प्रोपोर्शनल है, अगर ये मीन प्रोपोर्शनल है तो मैंने अभी अभी आपको बताया मीन प्रोपोर्शनल या फिर जो सीपी वाली चीज़ें हैं इनको लिखने का तरीका कैसा होता है, जो पहली क्वांटिटी है अपॉन में सेकंड क्वांटिटी। अब कई स्टूडेंट्स को लगता है कि सेकंड क्वांटिटी 9 होगी, बट सेकंड क्वांटिटी 9 नहीं होगी, हमने 4 और 9 के बीच में x को रखा है, तो सेकंड क्वांटिटी आप लोगों की x होगी। फिर जो सेकंड क्वांटिटी है उसी को आपको वापस से न्यूमरेटर में रख के ऐसे लिखना है, ठीक है। तो अब तुम करो, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x, सो देयरफॉर ये हो जाएगा 36 इक्वल टू x स्क्वायर, है ना। और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास बचेगी 6, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू, ठीक है, ये आ गया। क्यों? क्योंकि 36 आपको ये सोचना पड़ेगा राइट कि वो किसका स्क्वायर रूट होता है, तो वो 6 का होता है। एंड ऑब्वियस है कि लास्ट लाइन लिखनी पड़ेगी, तो लास्ट लाइन हम लोगों ने लिख दी द मीन प्रपोर्शनल, ठीक है, द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9 इज 6, ठीक है, ये वाली चीज़, ये ऐसे। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन का ही मतलब होता है मीन प्रपोर्शनल। अच्छा, अब इसी चीज़ को, ठीक है, इसी चीज़ को एक और तीसरी लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, जैसे कि इस तरीके से पूछ लेगा फाइंड द थर्ड प्रपोर्शनल। अब बताओ, जैसे अभी मैंने आपको क्या ढूंढ कर बताया, मैंने आपको ढूंढ के बताया बिटवीन वाला, तो बिटवीन यानी कि सेकंड वाला। यूजुअली आपके सिलेबस में जो चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, 3 क्वांटिटीज ये होती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उनमें से आपको कोई 2 दे देता है, तीसरा आपको पूछना, मतलब जो रिमेनिंग है वो पूछता है, ठीक है, वो जो रिमेनिंग है वो आप लोगों को पूछ लेता है ना, वो जो रिमेनिंग है वो चीज़ आप लोगों को क्या करता है, पूछ लेता है। तो ऐसे केस में अभी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो बीच वाला ही आपसे पूछा जाए। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे उसने थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लिया 12 एंड 30 का, यानी कि वो तीसरा रेशो क्या होगा, तीसरा वाला नंबर क्या होगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे में आप समझ जाओ कि अगर उसने आपसे तीसरा वाला रेशो पूछा है तो जो दिए हुए हैं वो स्टार्टिंग के 2 दिए हुए हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट एक्स बी द, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल, प्रॉपरली हम लोगों ने लिखा कि लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 30, 12 एंड 30 का ये थर्ड एक्स जो है थर्ड प्रोपोर्शनल है। अगर ये थर्ड प्रोपोर्शनल है तो हम लोग लिखेंगे कैसे, पहला वाला, तो पहला वाला अपॉन दूसरा वाला, फिर उसके बाद जो दूसरा वाला है, ठीक है, वो जो दूसरा वाला है वही आप लोगों के इधर ऊपर में जाता है ना, और जो थर्ड वाला है वो आप ऐसे नीचे लिखोगे। फिर आपको अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सादी सी चीज़ है, क्रिस क्रॉस करते जाओ भैया, भगवान के गुण गाते जाओ। सो दैट विल बी 12x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 30। बट जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, कभी भी आप कैलकुलेशंस मत करो 30 इंटू 30 900 कर रहे हैं डंकीज जैसे, फिर डिवाइड बाई 12 कर रहे हैं, वैसा नहीं करना। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 12। आप काटो इसे किसी ना किसी के टेबल से, ऑब्वियस है 6 का टेबल, 6 2 ज़ा 6 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा। अब जो नंबर बच गए उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई 75। तो बस अब तुम लोगों को लास्ट लाइन लिखनी है जो कि क्वेश्चन में पूछी गई थी कि देयरफॉर थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल, किस चीज़ का थर्ड प्रोपोर्शनल, टू 12 एंड 30 इज, ये कितना आया है आपका 75 आया। कल को हो सकता है पहला प्रोपोर्शनल पूछ लेता, है ना, कुछ भी पूछे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का आपको बस एक ही कंसेप्ट याद रखना है, पहला अपॉन दूसरा, जो आपने अपॉन में दूसरा लिया है वही दूसरा सेकेंड रेशो का न्यूमरेटर बनेगा, फिर अपॉन में थर्ड, यानी कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड। प्रॉपरली वैल्यूज डालिए, प्रॉपरली क्रिस क्रॉस वाला कैलकुलेशन करिए, कभी आंसर गलत नहीं आएगा। तो ये कंसेप्ट था किस चीज़ का, कंटिन्यूड प्रपोर्शन का। तो उम्मीद करते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या है इसका एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा इसके इंट्रोडक्शन का।
हम लोग ऑब्वियस है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी करेंगे आप लोगों के, ठीक है। एक्सरसाइज वाला काम भी हम लोगों को करना है और उसमें जितने भी अलग अलग प्रकार के सवाल है उनको भी डील करना है। बट आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा, कम से कम इतना तो देख लिया कि यार इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है। अब इस टॉपिक के बेसिस पर, इस डिस्कशन के बेसिस पे तुम क्या क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, क्या क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं एक्सरसाइज में से मैं तुम्हें एक भी क्वेश्चन करने को नहीं कह रही हूँ, ठीक है। पहले मैं 1 2 3 सारे क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से सिखा के दूंगी, राइट। अच्छा हाँ, लेकिन अभी हमने जितनी बातचीत की उस बातचीत के बेसिस पे तुम क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई कर सकते हो जरूर, ठीक है, ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने वहाँ पे फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 4 पूछा था, तो इसका मतलब मैंने 9 को पहला नंबर लिया था और मैंने 4 को आखिरी वाला नंबर लिया था, तो और मैंने बीच का नंबर ढूंढा था। तो वैसे ही आपको मीन प्रोपोर्शनल यहाँ भी ढूंढने को बोल रहा है, तो आप इस वाले को अपना पहला वाला ले लीजिए, इस वाले को अपना आखिरी वाला ले लीजिए और आपको बीच वाला ढूंढने को कह रहा है, तो उस बीच वाले को आप क्या कर लीजिए, एक्स अज्यूम कर लीजिए। तो आपको मीन प्रोपोर्शनल ट्राई करके देखो, बनना चाहिए। कल हम लोग जब क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो हम इसी क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों की जो क्लास होगी क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों के डिस्कशन के साथ होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे कि आखिर इन सवालों को कैसे करना है, और उसके बाद फिर 1 and 3 में हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बातचीत कर लेते हैं। बोल रहा है कि 28 minus x is the mean proportional of 23 minus x and 19 minus x। यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, 3 एंटाइटीज आपको दी है, उसमें से जो 28 माइनस एक्स है वो मीन प्रोपोर्शनल होगा। जो 28 माइनस एक्स है वो मीन प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि 28 माइनस आपकी सेकेंड क्वांटिटी है एंड जो 23 माइनस एक्स है 19 माइनस एक्स है ये आपकी फर्स्ट और थर्ड क्वांटिटी है। जैसे ही आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, तुरंत ये कंसेप्ट लगाना, फर्स्ट अपॉन सेकंड वैल्यूज पुट करो, इक्वल टू डालो, सेकंड अपॉन थर्ड वैल्यूज पुट करो, क्रिस क्रॉस करो, चीजें हो गई सॉल्व। तो आज का जो डिस्कशन हुआ है इसके बेसिस पर तुमको ये क्वेश्चन दोनों पहले तो पर्सनली अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, फिर मेरे साथ बातचीत करनी है, फिर हम देखेंगे कि तुम्हारी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहाँ कहाँ गलती हुई, ठीक है। खैर वैसे ही एक बार प्रॉब्लम सेट पे भी देख सक लेते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन तुम कर सकते हो क्या। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें अगेन बोला है कि ए बी सी ये तीनों के तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ए की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, बी फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन वाला आपको चीख चीख के कह रहा है कि देख भाई मैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हूँ, देख भाई मैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हूँ, तो आपको क्या करना है, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, वैल्यूज पुट करो, क्रॉस क्रॉस करो, खत्म, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, ये चेक करने वाला क्वेश्चन मैं भी आपको नहीं दे रही हूँ, बस आप इतना करके रखो और फिर अपन आगे का देखेंगे कि तुमसे क्या चीज़ें बनी और क्या नहीं बनी, ठीक है। ओके, फिलहाल इस डिस्कशन को अभी हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। अच्छा रुको 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 रुको, सॉरी एक और पॉइंट मैं बताना भूल गई। जैसे मैंने यहाँ पे तुमको बताया कि आपको बुक्स में नोट लिखवा के मैंने क्या बताया था कि सीपी को मीन प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, इसको मीन प्रोपोर्शनल के अलावा ज्योमेट्रिक मीन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक मीन वाला जो वर्ड है ना, ये हम लोगों को अगले साल 10वीं कक्षा के ज्योमेट्री में बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है, पाइथागोरस जब हम पढ़ेंगे। खैर अभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर